हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल जैक स्टडी प्लैनेट। तो बेटा आज हम सभी कौन सा पेपर सॉल्व करने वाले हैं? प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर 2021 क्लास 10th का सब्जेक्ट उर्दू बी, जिसका कोड है बेटा 303 सेट 1। हम सभी सॉल्व करेंगे। कितने मार्क्स का पेपर है? 80 मार्क्स का पेपर है। 40 मार्क्स में ये डिवाइडेड है बेटा। 40 मार्क्स का इसका कौन सा होगा? MCQ बेस्ड, और 40 मार्क्स आपका रिटर्न होगा, राइटिंग स्किल होगा, जिसमें सवाल जवाब पूछे जाएंगे आपसे, क्वेश्चन आंसर और मरकजी ख्याल खुलासा पूछा जाएगा, खतूत पूछे जाएंगे, एप्लीकेशन यानी आपकी दरखास्त पूछी जाएगी। इस तरह के सवालात उसमें पूछे जाएंगे। तो ठीक है बेटा, चलिए अब हम सभी फटाफट सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है बेटा कि दर्ज झेल गैर दरसी नसरी इख्तिबास यानी अनसीन पैसेज जो होता है को गौर से पढ़कर उससे मुतालिक दिए गए सवालों के मुताबिक जवाब में से दुरुस्त जवाब तलाश करिए। दोपहर का वक्त आया, लकड़हारे को खाना पकाने की फिक्र हुई। इधर उधर से 2 पत्थर उठाकर चूल्हा बनाया। क्या बनाया बेटा? चूल्हा। उसके पास छोटी सी हांडी थी। आग सुलगाकर उसे चूल्हे पर रखा और उसमें आलू उबलने के लिए रख दिए। गीली लकड़ी थी। लकड़ी कैसी थी बेटा? गीली थी, इसलिए आग बार बार ठंडी हो जाती थी। ठीक है, तो लकड़हारा मुंह से फूंक कर तेज कर देता था। अरे ने दूर से देखकर अपने जी में कहा, अब ये फिर फूंकता है, क्या इसके मुंह से आग निकलती है? लेकिन चुपचाप बैठा देखा किया। लकड़हारे को भूख ज्यादा लगी थी, इसलिए चढ़ी हुई हांडी में से एक आलू, जो अभी पूरे तौर पर उबला भी न था, निकाल लिया। उसे खाना चाहा तो वो ऐसा गर्म था जैसे आग। उसने मुश्किल से उसे अपनी एक उंगली और अंगूठे से दबाकर तोड़ा और मुंह से फू फू करके फूंकने लगा। अब चलते हैं बेटा, हम सभी सवाल सॉल्व करते हैं। पैराग्राफ हमने अच्छे से पढ़ लिया। जब हम पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ेंगे तभी हम इसे अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। पत्थरों से लकड़हारे ने क्या बनाया था बेटा? चूल्हा बनाया था, ना कि खिलौना, रास्ता, चक्की नहीं। पैराग्राफ में चूल्हा बनाया था, आपने पढ़ा होगा। लकड़हारे ने हांडी में क्या उबलने के लिए रखा था? तो आप सबको पता है, आलू उबलने के लिए रखा था, जो फूंक फूंक कर खाया था उसने। ठीक है, आगे चलते हैं। कह रहे हैं आग बार बार ठंडी हो जाती थी, क्योंकि लकड़ी जो थी बेटा क्या थी? लकड़ियाँ गीली थी, इसलिए ठंडी हो जाती थी, है ना। किसको बहुत ज्यादा भूख लगी थी? किसको लगी थी? लकड़हारे को भूख लगी थी। किसको लगी थी बेटा? लकड़हारे को। आगे चलते हैं। लकड़हारे को किस वक्त खाना पकाने की फिक्र हुई थी बेटा? कब? किस? पहले ही लाइन में लिखा हुआ है दोपहर को हुई थी। कब हुई थी? दोपहर को। अब दूसरा सवाल क्या है बेटा कि दर्ज गैर दरसी शेयरी हिस्सों को गौर से पढ़कर उससे मुतालिक दिए गए सवालों के मुताबिक जवाबों में से दुरुस्त सवाल आपको तलाश करने, यानी ऑब्जेक्टिव हैं। इसमें 4 ऑप्शन होंगे, जिसमें से एक सही होगा और आपको उसमें से ढूंढ करके सही चूज करना है। टीचर ने ये पूछा आकर, रात और दिन होते हैं क्यों कर? अपनी सीट से पप्पू उठा और फर्राटे से यूं बोला। पप्पू उठा था ना अपनी सीट से। ये सूरज एक रोशन शय है, नारंगी सी गोल जमीन है। क्या है? नारंगी सी गोल जमीन है। धरती अपनी कील पे चक्कर क्या कह रहे हैं आगे? कह रहे हैं खाती रहती हर दम सर, 24 घंटों में एक फेरा करती ये धरती पूरा। अब हमने ये नज्म बहुत अच्छे से पढ़ ली, समझ ली। अब हम इसका सवाल जवाब सॉल्व करेंगे। कौन 24 घंटे में एक फेरा पूरा करती है बेटा? तो जमीन करती है, ना कि बस, ट्रेन, चिड़ियाओं के। जमीन करती है। दूसरा क्वेश्चन क्या है? टीचर के सवाल का जवाब किसने दिया था? तो पप्पू ने दिया था, है ना। आप सबने अच्छे से सुना था। बच्चे ने किसे रोशन शय बोला था? तो सूरज को बोला था। किसको बोला था बेटा? रोशन शय बोला था। किसको? सूरज को। ओके। चौथा सवाल कौन सा है? धरती किस चीज पर हरदम चक्कर खाती रहती थी? तो अपनी कील पर, ना कि सड़क, चांद, सूरज पर। ओके। पांचवा सवाल कौन सा है बेटा? बच्चे ने किसको नारंगी सा गोल बताया था? किसको बताया था?
नारंगी सा गोल धरती को बोला था, नारंगी जैसा किसको बोला था, धरती को बोला था। ओके, अब हम सभी आगे चलते हैं, फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। अब हम आते हैं तीसरे सवाल पे। तीसरे सवाल पे क्या है बेटा कि दर्ज झेल सवालों में से सिर्फ 4 सवालों के जवाब आपको लिखने हैं, लिखने नहीं है यानी चूज करने हैं, तलाश करने हैं। ठीक है, सवाल क्या है बेटा, लफ्ज दुश्मन का मुतजाद, मुतजाद आप सबको पता है बेटा विलोम शब्द को बोलते हैं, अपोजिट वर्ड को बोलते हैं, वैसे ही उर्दू में हम सभी मुतजाद अल्फाज बोलते हैं। लफ्ज दुश्मन का क्या होगा बेटा, दोस्त होगा। क्या होगा, दोस्त। दुश्मन का अपोजिट मुतजाद क्या होगा, दोस्त। लफ्ज मोहब्बत का मुतरादिफ, मुतरादिफ आपने हिंदी में पर्यायवाची शब्द पढ़े हैं, ठीक है, और इंग्लिश में आपने सिनोनिम्स पढ़े हैं, वैसे उर्दू में हम सभी मुतरादिफ भी पढ़ चुके हैं। इसीलिए यहाँ पे ये सवाल भी पूछा जा रहा है कि मोहब्बत का मुतरादिफ पर्यायवाची क्या होगा बेटा, उल्फत होगा। क्या होगा, उल्फत। उल्फत मतलब होता है मोहब्बत। क्या होता है बेटा, मोहब्बत। लफ्ज अमन का मुतजाद, अमन का मुतजाद विलोम क्या होगा, अमन मतलब होता है सुकून, राहत, तो इसका अपोजिट क्या होगा, मुतजाद क्या होगा बेटा, जंग। क्या होगा, जंग में लड़ाई झगड़ा मारपीट खून खराबा होता है ना, तो अमन का अपोजिट मुतजाद क्या होगा, जंग होगा। ओके, अब हम आगे चलते हैं। लफ्ज फतह का मुतरादिफ क्या होगा, फतह मतलब होता है बेटा जीत, मुतरादिफ वही पर्यायवाची शब्द आ गया, तो क्या होगा बेटा, फतह का मतलब क्या होगा, अगर यहाँ पे शिकस्त होता तो शिकस्त का मतलब होता है हार। ओके, अच्छे से समझ में आ गया आप सबको। लफ्ज भलाई का मुतजाद, वही मुतजाद विलोम अपोजिट पूछा जा रहा है, तो भलाई का क्या होगा बेटा, बुराई। क्या होगा, बुराई। ओके, अब हम आगे पेज पर चलते हैं, 5वें पेज पे कह रहे हैं कि सवाल नंबर दर्ज झेल सवालों में से सिर्फ 4 सवालों के आपको जवाब देने हैं बेटा। अमीर की जमा क्या होगी, तो अमरा होगी। अमीर की जमा क्या होगी बेटा, अमरा। वाहिद जमा हम सब ने बहुत अच्छे से पढ़ा है ना, हिंदी में एक वचन बहुवचन, इंग्लिश में सिंगुलर प्लूरल। तो बेटा वाहिद क्या है, अमीर है, अमरा क्या है, जमा है। जमा यानी बहुवचन, अमीर यानी एक वचन। ओके, आगे चलते हैं। अफवाज का वाहिद क्या होगा, यानी अफवाज क्या है बेटा, जमा है, एक वचन है, प्लूरल है, तो इसका वाहिद पूछ रहे हैं, एक वचन पूछ रहे हैं, तो इसका क्या होगा बेटा, फौज। फौज की जमा क्या होगी, अफवाज। ओके, आगे चलते हैं। सलातीन का वाहिद क्या होगा, सलातीन का वाहिद यानी एक वचन क्या होगा, वाहिद क्या होगा, सुल्तान होगा। क्या होगा बेटा, सुल्तान होगा। मुश्किल की जमा क्या होगी, मुश्किलात। मुश्किल की जमा क्या होगी बेटा, मुश्किलात। इस पे ध्यान देना है बेटा कि वाहिद पूछ रहे हैं कि जमा पूछ रहे हैं, तो मुश्किल एक वचन है यानी वाहिद है, और मुश्किलात क्या है आपका, जमा है यानी बहुवचन है। ठीक है, अब कह रहे हैं खत की जमा क्या है, खत की जमा क्या होगी बेटा, खतूत। खत की जमा, खत वाहिद है, खतूत क्या है, जमा है। ओके, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। 6 पेज पे क्या सवाल पूछ रहे हैं, यानी दर्ज झेल सवालों में से सिर्फ 4 सवालों के जवाब देने हैं बेटा। कह रहे हैं पहला सवाल क्या है, हम ईद के दिन मिलेंगे। हम ईद के दिन मिलेंगे, इस जुमले में कौन सा फेल है बेटा, हम सभी ने बहुत अच्छे से ज़माने के एतबार से फेल की किस्में पढ़ी थी, फेल माजी, फेल हाल, फेल मुस्तकबिल, और इसकी वीडियो भी आप सब यहाँ पे देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आप सबको मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हैं बेटा। हम ईद के दिन मिलेंगे यानी हमारा हम मुस्तकबिल के बारे में बात कर रहे हैं, फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हैं, भविष्य के बारे में बात कर रहे हैं, यानी मिलेंगे। ठीक है, तो क्या होगा बेटा, इसका फेल मुस्तकबिल होगा, यानी भविष्य काल, इंग्लिश में हम बोलेंगे फ्यूचर। ओके, आगे चलते हैं। बा साबिका वाला मरकब लफ्ज कौन सा है बेटा, तो बा वफा है। वफा क्या है, अपना ही एक अलग अल्फाज है, और हमने इसमें क्या जोड़ा, बा वफा। बा क्या है बेटा, साबिका है। ठीक है, आगे चलते हैं। मैं खत लिख रहा हूँ, इस जुमले में कौन सा फेल है, यानी काम जारी है, काम हो रहा है, लिख रहा हूँ, तो क्या होगा बेटा, यहाँ पे फेल हाल होगा, यानी प्रेजेंट होगा। प्रेजेंट होगा, वर्तमान में काम जो हो रहा हो उसी को उर्दू में हम क्या बोलते हैं बेटा, फेल हाल बोलते हैं। चौथा सवाल क्या है, वो काम जो गुजरे हुए वक्त में हुआ हो उसे डैश डैश क्या कहेंगे, जो काम गुजर चुका है, हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, उसे हम बोलेंगे फेल माजी यानी भूतकाल, पास्ट जिसको बोलते हैं, है ना। आगे चलते हैं।
वो निशान जो जुमले के ख़त्म होने पर लगाते हैं उसे क्या कहते हैं? जैसे हिंदी में बेटा क्या होता है, हम पूर्ण विराम लगाते हैं, इंग्लिश में क्या लगाते हैं, फुल स्टॉप लगाते हैं। ऐसे उर्दू में जब हमारा जुमला, हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है तो हम ख़त्मा लगाते हैं। क्या लगाते हैं बेटा? ख़त्मा। इसको ख़त्मा बोलते हैं। ये रमूज़ औकाफ है, इसकी भी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी बेटा, आप ज़रूर इसे देख लीजिएगा। इससे रिलेट 2-3 सवाल ज़रूर पूछे जाएंगे। ओके, आगे चलते हैं। 7वें पेज पे बेटा आप कह रहे हैं दर्ज झेल सवालों में से सिर्फ 4 सवालों के जवाब आपको लिखने हैं, चूज़ करने हैं बेटा। पहला सवाल क्या है कि संस्कृत किस ज़बान की शाख है? तो संस्कृत आर्याई ज़बान की शाख है। किसकी है बेटा? आर्याई ज़बान की। आप कह रहे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के उस्ताद का क्या नाम था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जो उस्ताद थे, जो टीचर थे बेटा, उनका नाम अंबेडकर था। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक चैप्टर है ना, जिन्होंने अपने हिंदुस्तान का आइन बनाया था, दस्तूर तैयार किया था। तो यही चीज़ है। जालिम को जुल्म का क्या बदला मिलता है? जालिम को जुल्म का बुरा अंजाम मिलता है, बुरा बदला मिलता है, बुरा अंजाम होता है ना। आगे चलते हैं बेटा। ब्रेल की इजाद करने वाले का क्या नाम था? लुई ब्रेल था, जो कि फ्रांस के रहने वाले थे। हम सभी ने नई रोशनी चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ी थी, बहुत अच्छे से समझा था। तो उसी में ये ब्रेल का इजाद करने वाले का नाम किसने इन्वेंशन किया था? तो लुई ब्रेल ने किया था, है ना, जो कि फ्रांस के रहने वाले थे। रज़िया सुल्ताना ने कहाँ हुकूमत की थी? तो बेटा दिल्ली में की थी। हम सब ने ये भी चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ा था। आगे चलते हैं 8वें क्वेश्चन पे बेटा, 8वें पेज पे चलते हैं। कह रहे नीचे दिए हुए सभी सवालों के जवाब देने हैं। बेटा यहाँ पे एक क्वेश्चन क्या है कि सही मुहावरा है, यानी 4 मुहावरे दिए हुए हैं। यहाँ पे आपको ये बताना है कि सबसे सही वाला मुहावरा कौन सा है। एक ही झोले के चट्टे बट्टे होना गलत, एक ही थैली के सिक्के होना गलत, ये भी कोई मुहावरा नहीं है। एक ही थैली के बट्टे होना, ये भी गलत है। एक ही थैली के चट्टे बट्टे होना, ये हमारा सही है। ये मुहावरा बिल्कुल सही है, एक ही थैली के चट्टे बट्टे होना। ओके, हथियार डालने का मतलब क्या हुआ बेटा? हथियार डालने का मतलब क्या है? शिकस्त तस्लीम करना, यानी मैंने जंग में शिकस्त तस्लीम करनी, मैंने हथियार डाल दिए कि मैं जंग नहीं करूंगा क्योंकि मुझे पता है कि मैं हार जाऊंगा। ओके, तो हथियार डालने का मतलब होगा शिकस्त तस्लीम करना। ओके, मौत के डैश 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 क्या होगा? पार उतारना, पार उतरना, घाट उतरना, पार ले जाना। तो मौत के घाट उतारना ये आंसर होगा। क्या होगा बेटा इसका आंसर? मौत के घाट उतारना। ओके, आप सब ने ये मुहावरे सुन रखे होंगे, पढ़े भी हैं। पाँव उखड़ना का मतलब क्या हुआ? पाँव टूट जाना नहीं। क्या बोला? पाँव टूट जाना नहीं। हौसला हार जाना, इसका क्या होगा बेटा? पाँव उखड़ना का मतलब हौसला हार जाना, ना कि मैदान मारना, ना कि फतह हासिल करना। ओके, आगे चलते हैं। अब यहाँ पे बेटा जो अनसीन पैसेज नहीं आ रहा है, अब आपका क्या आ रहा है? आपके निसाब से, आपके सिलेबस से एक एक पैराग्राफ पूछेंगे, एक नज्म पूछेंगे और उसमें से आपको इसका जवाब देना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं बेटा, बहुत ध्यान से पढ़ेंगे हम सभी। रघुपत सिंह को पकड़ने को अकबर बादशाह ने बहुत सी फौज भेजी, मगर वो किसी के हाथ ना आया। फिर बादशाह ने उसके घर पर पहरा बिठा दिया। अकबर का ख्याल था कि किसी दिन रघुपत सिंह अपने बाल बच्चों से मिलने को जरूर घर आएगा। बस उसी दिन सिपाही उसको पकड़ लेंगे। इधर क्या था बेटा कि किसी ने रघुपत सिंह को खबर कर दी कि तेरा बेटा घड़ी 2 घड़ी का मेहमान है, चलकर उसे देख ले। ये सुनकर रघुपत सिंह बहुत घबराया। ये चैप्टर हम सभी ने बहुत अच्छे से पढ़ा था। ठीक है, सूरज डूब रहा था, जंगल में सफर करने का वक्त तो नहीं था, मगर रघुपत ने सोचा कि अगर मैंने जरा भी देर की तो शायद मैं लड़के की सूरत भी न देख सकूं। उसी वक्त चलना चाहिए। रघुपत सिंह उसी वक्त चलने को तैयार हो गया। जब रघुपत सिंह घर पहुंचा तो दरवाजे पर अकबर बादशाह के सिपाहियों में से एक पहरेदार ने कहा, बादशाह का हुक्म है कि तुम जहां भी लो पकड़ लिए जाओ। रघुपत सिंह ने कहा कि मेरा लड़का मर रहा है, उसे देखने आया हूँ, जरा देर के लिए मुझे अंदर चले जाने दो, अभी देखकर लौट आता हूँ, उसी वक्त जो जी चाहे कर लेना। मैं राजपूत हूँ, झूठ हरगिज ना बोलूँगा। तो आप सभी ने बेटा ये चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ा है, सभी बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में भी आया है और आप सभी से अच्छे से इंशाल्लाह सॉल्व भी करेंगे। पहला सवाल क्या है कि दर्ज बाला इख्तिबास में से किस सबक से लिया गया है? तो आप सबको पता है किससे लिया गया है? कौल का पास।
किससे लिया गया बेटा? कॉल का पास, जिसको लिखा है मुंशी प्रेमचंद ने। ओके, रघुपत सिंह को पकड़ने के लिए किसने फौज भेजी थी? किसने भेजी थी? अकबर बादशाह ने भेजी थी, है ना? किसने भेजी थी? अकबर बादशाह ने। किसने कहा कि मेरा लड़का मर रहा है, उसे देखने आया हूँ? तो किसने कहा था? रघुपत सिंह ने कहा था। किससे कहा था? पहरेदार से कहा था, है ना? आगे चलते हैं बेटा। ओके, फिर कह रहे किसने कहा कि मैं राजपूत हूँ, झूठ हरगिज ना बोलूंगा? किसने बोला था? रघुपत ने ही तो बोला था, है ना? रघुपत सिंह से ये किसने कहा कि बादशाह ने कहा है कि तुम जहां मिलो पकड़ लिए जाओ? किसने कहा था? पहरेदार ने कहा था, क्योंकि पहरेदार ने रघुपत सिंह को पकड़ लिया था। ओके, अब यहाँ पे देखिए बेटा, या लगा हुआ है, समझे? या लगा हुआ है, इनमें से आपको कोई एक करना होगा, समझे? एक करो, ऊपर वाला करो या नीचे वाला, कोई एक करना है। अब हमें चलना है आगे। अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा। ये बताना कठिन है कि 5000 बरस पहले यहाँ कौन लोग बसते थे, मगर अब बहुत से लोग ये बात जानते हैं कि इस जमाने से यहाँ दूर दूर के लोग आने लगे। इतना समझ लेना ही मुश्किल नहीं है कि पहले दुनिया के ज्यादातर लोग वहशियों की तरह जिंदगी बसर करते थे। किसकी तरह बसर करते थे बेटा? वहशियों की तरह। और खाने पीने की खोज में छोटी छोटी टोलियों में मारे मारे फिरते थे, जानवरों का शिकार करते थे या दरख्तों के फल पत्ते जड़ खाकर पेट भरते थे। इनमें से कुछ लोग यहाँ भी पहुंचे। उनकी नस्ल के लोग अब भी बंगाल, बिहार, छोटा नागपुर, विंध्याचल के पहाड़ों के करीब पाए जाते हैं। वो लोग, वो जो जबान बोलते हैं, जो आज भी अलग, उनमें से गोल, मुंडा कबीले मशहूर हैं और अपनी बोलियां बोलते हैं। ये बात याद रखना चाहिए कि दुनिया में कोई भी ऐसी कौम नहीं है जो कोई बोली ना बोलती हो। ये बात तमाम इंसानों में मिलती है। उनके 1000-1500 बरस के बाद द्रविड़ लोग कहाँ से आए थे बेटा? द्रविड़ लोग पश्चिम से आए थे। कहाँ से आए थे? पश्चिम की तरफ से आए थे। ओके, वो लोग जिन्हें द्रविड़ कहा जाता है। किसे? जो पश्चिम की तरफ से आए थे। ओके, द्रविड़ कहा जाता है। यहाँ उन्होंने खूब तरक्की की। आज भी मद्रास, मैसूर, आंध्र प्रदेश और केरल में यही लोग आबाद हैं। तुमने तमिल, तेलुगु जबानों के नाम सुने होंगे, ये उन लोगों की जबानें हैं। ओके, ये पैराग्राफ हम सभी ने बहुत अच्छे से पढ़ा बेटा। अब कह रहे हैं कि ये इख्तिबास की सबक से लिया गया है। तो आप सबको पता है, जबानों का घर हिंदुस्तान किससे लिया गया है? जबानों का घर हिंदुस्तान, जिसको लिखा है, किसने लिखा है? सैयद एहतेशाम हुसैन ने। किसने लिखा है बेटा? सैयद एहतेशाम हुसैन ने। ओके, दूसरा सवाल क्या है? पहले दुनिया के ज्यादातर लोग किस तरह जिंदगी बसर करते थे, किस तरह गुजारते थे जिंदगी? तो बेटा वहशियों की तरह हमने पढ़ा था ना, पहले लोग वहशियों की तरह जिंदगी बसर करते थे। तीसरा सवाल क्या है? जिन्हें द्रविड़ कहा जाता है वो किस तरफ से आए थे? किस तरफ से आए थे? अभी हमने पढ़ा था ना बेटा, पश्चिम की तरफ से आए थे। जो द्रविड़ थे वो पश्चिम की तरफ से आए थे। कहाँ से आए थे बेटा? पश्चिम की तरफ से आए थे। ओके, आगे चलते हैं। तमिल और तेलुगु किसकी जबानें हैं? द्रविड़ों की, ईरानियों की, आर्यों की, कश्मीरियों की? नहीं, तमिल और तेलुगु जो है द्रविड़ों की जबान है। किसकी है? द्रविड़ों की जबान है। किसकी खोज में लोग छोटी छोटी टोलियों में मारे मारे फिरते थे? महल, शहर, खाने पीने और लकड़ियों की? नहीं तो बेटा पेट भरने के लिए लोग मारे मारे फिरते थे, यानी खाने पीने की खोज में। ओके, आगे चलते हैं। अब कह रहे हैं बेटा, सवाल नंबर देखिए, अभी 2 नस्र आए थे, 2 में से एक करने थे आपको। अब हम सवाल नंबर 9 पे हैं। दरसी शेरी हिस्से को गौर से पढ़कर उससे मुतालिक दिए गए सवालों के मुतबादिल जवाब, आपको दुरुस्त जवाब तलाश करना है। ओके, चलिए शुरू करते हैं बेटा। तारीफ उस खुदा की जिसने जहां बनाया, कैसी जमी बनाई, क्या आसमां बनाया। मिट्टी से बेल बूटे क्या खुशनुमा उगाए, पहना के सब्ज खिलअत उसको जवां बनाया। सूरज से हमने पाई गर्मी भी रोशनी भी, क्या खूब चश्म तूने ए मेहरबां बनाया। ये प्यारी प्यारी चिड़ियाँ फिरती हैं जो चहकती, कुदरत ने तेरे इनको तस्बीह ख्वां बनाया, है ना।
आगे चलते हैं। रहमत से तेरी क्या क्या है नेमतें मुयस्सर, इन नेमतों को तुझको है कद्रदां बनाया। तो पहला सवाल क्या है बेटा, हमने ये नज़्म बहुत अच्छे से पढ़ी है, पहला ही सबक है हमारे सिलेबस का। सबसे पहला सबक कौन सा, यानी दर्जेल शेरी हिस्से के शायर का नाम क्या है बेटा, क्या है, इस्माइल मेरठी। किसने लिखी है ये नज़्म, इस्माइल मेरठी ने लिखी है, जो कि बच्चों के शायर कहे जाते हैं। खुदा ने किस चीज़ से खुशनुमा बेल बूटे उगाए थे बेटा, किससे उगाए थे खुदा ने, मिट्टी से उगाए थे। किससे उगाए थे, मिट्टी से। ओके, आगे चलते हैं। किसकी कुदरत ने चिड़ियों को तस्बीह ख्वां बनाया, खुदा की कुदरत ने, है ना, खुदा की कुदरत ने चिड़ियों को तस्बीह ख्वां बनाया। ओके बेटा, आगे चलते हैं। हम सभी बहुत अच्छे से ये सवाल सॉल्व कर रहे हैं, इंशाल्लाह हम 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लेके आएंगे इंशाल्लाह। आगे चलते हैं बेटा, चौथे सवाल पे। हम गर्मी और रोशनी कहाँ से पाते हैं, तो सबको पता है बेटा, सूरज से। हमें गर्मी और रोशनी किससे मिलती है, सूरज से मिलती है। खुदा ने सब्ज खलअत पिन्हा कर किसको जवान बनाया है, किसको, सब्ज परी को, समंदर को, बेल बूटों को, रेगिस्तान को। किसको पहनाया है बेटा, बेल बूटों को। किसको, बेल बूटों को। ओके, आगे चलते हैं बेटा। अब यहाँ पे आ गया, देखिए दूसरा, कोई इनमें से आपको जो है एक करना है। क्या करना है बेटा, एक करना है। कोई रुतबा जिसे दुनिया में खुदा देता है, वो दिल में फरोतनी को जान देता है। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि वो दिल में फरोतनी को जा देता है, करते हैं तही मुग्ज सना आप अपनी, जो ज़र्फ की खाली है सदा देता है। ठीक है, कह रहे दुनिया भी अजब सराय फानी देखी, ये यहाँ हर चीज़ यहाँ की आनी जानी देखी, जो आके न जाए वो बुढ़ापा देखा, जो जाके ना आए वो जवानी देखी। तो बेटा ये नज़्म हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, तभी हम सॉल्व कर पाएंगे। दर्ज झेल 12 रुबाइयात के शायर कौन है, तो एक ही रुबाइयात है जो कि किसने लिखी है बेटा, हमारे सिलेबस में मीर अनीस ने लिखी है। मीर अनीस की रुबाइयात हम सभी ने बहुत अच्छे से पढ़ी है ना। आगे चलते हैं बेटा, कह रहे हैं कि कौन लोग अपनी सना खुद करते हैं। अपनी सना मतलब तारीफ, सना मतलब तारीफ। अक्लमंद लोग, वकील, तही मुग्ज वाले। तही मुग्ज किसको बोलते हैं बेटा, जो खाली दिमाग होते हैं, बेवकूफ़ होते हैं, है ना। आगे चलते हैं। शायर ने सराय फानी किसे कहा है, वतन को, महल को, झोपड़ी को, दुनिया को। किसको कहा है बेटा सराय फानी, दुनिया को कहा है। शायर ने कहा कि हर चीज़ को आनी जानी बोलिए, दुनिया की, स्कूलों की, बाजार की, स्टेशन की। तो दुनिया की हर चीज़ यहाँ पे आनी जानी है, यानी जो पैदा हुआ है उसे मौत भी आनी है। ओके बेटा, आगे चलते हैं। सदा का क्या मतलब होता है, एक सदा मतलब होता है हमेशा, और एक सदा मतलब होता है आवाज़। तो क्या होगा बेटा, सदा का मतलब क्या होगा, आवाज़। क्या होगा बेटा, सदा का मतलब क्या होगा, आवाज़। ओके, आगे चलते हैं। आगे बेटा, अभी बहुत लंबी वीडियो हो जा रही है, इसलिए मैं इसका सेकंड पार्ट बनाऊंगी। तो प्लीज़ आप सभी इसका सेकंड पार्ट देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में ज़रूर जाइएगा। प्लीज़ प्लीज़, ये फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट में अभी फर्स्ट बना करके आपके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, प्लीज़ आप वहाँ से लीजिएगा। और अगर आपको कोई डाउट हो तो बेटा प्लीज़ इनबॉक्स में, कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए, और अपना सवाल पूछ करके अपना जो है मार्क्स हासिल कर सकते हैं अच्छे से अच्छा। बेटा कोई भी डाउट हो, कोई भी किसी भी तरीके की परेशानी, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें, और डिस्क्रिप्शन में ज़रूर जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर आपके लिए बहुत सारे नोट्स, बहुत सारी वीडियोज़ मिलेंगी आपके एग्ज़ाम से रिलेट। ओके बेटा, बाय।